ये अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े समकालीन भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जीवन कहानी है। यह उस लंबे सफर की दास्तान है जो गढ़वाल हिमालय के दूर दराज के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और अपने 5 दशकों के जीवन काल में इलाहाबाद, लखनऊ और दिल्ली की राजनीति में अपने अमिट निशान छोड़ती चली गई। 5 दशकों की इस दास्तान का केंद्रीय व्यक्तित्व भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। ये दास्तान श्री हेमवती नंदन बहुगुणा के घटनापूर्ण राजनीतिक जीवन की है। ये स्वतंत्रता संग्राम की उठती ज्वालाओं के बीच उपजी और स्वतंत्रता के उपरांत हमारे राष्ट्रीय जीवन के तमाम उतार चढ़ावों से जुड़ी रही। ये उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन के गौरवपूर्ण पलों में भी उस मिट्टी से जुड़ा रहा जिसने उसे पाला पोसा और सींचकर राष्ट्रीय राजनीति के उच्च मुकामों तक पहुंचाया। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में श्री बहुगुणा ने संघर्ष का गौरवशाली जीवन जिया और इसी शासन से वे सत्ता में भी रहे, और जब कभी सत्ता का उनके स्वाभिमान, उनके विचार और उनके आदर्शों से टकराव हुआ, वे विपक्ष की पांतों में जा बैठे। समय समय पर बनते उभरते राजनीतिक समीकरणों के बीच श्री बहुगुणा हमेशा ही न केवल केंद्र बिंदु में रहे, बल्कि उन्होंने सिद्धांतहीन समझौतों का सहारा नहीं लिया। समय समय पर वे विवादों के घेरे में भी आए, लेकिन अंततः अधिक चमक के साथ इनसे बाहर भी निकल आते रहे। श्री हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को गढ़वाल के एक छोटे से गांव में हुआ। बुघानी गांव श्रीनगर गढ़वाल से 16 किलोमीटर दूर है। बुघानी गांव तक एक अधकच्ची मोटर रोड से श्रीनगर के संपर्क में है। इस छोटे से गांव की आज भी जनसंख्या लगभग 300 है। यहां से नंदा देवी दिखाई देती हैं। गांव में उतरते ही एक पक्का चबूतरा है जिसे कभी बहुगुणा ने बनवाया था। चबूतरे पर ही एक छोटा सा अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, जिसमें माथा टेके बिना कोई भी ग्रामवासी यहां से आता जाता नहीं। गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित देवलगढ़ में बहुगुणा का परिवार की कुल देवी गौरा देवी राजराजेश्वरी का मंदिर है। 1919 में गांव का सबसे अच्छा घर और सबसे संपन्न व्यक्तित्व उनके पिता रेवती नंदन बहुगुणा ही थे, लेकिन पहाड़ों के दुर्लभ जीवन में इस संपन्नता का अर्थ कठिन जीवन से बढ़कर कुछ नहीं था। पांच वर्ष की अवस्था में हेमवती नंदन बहुगुणा को पढ़ाई के लिए देवलगढ़ भेजा गया। इस स्कूल में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। 11 वर्ष की आयु में देवलगढ़ से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करके वे खिरसू स्कूल में पढ़ने के लिए गए। ये स्कूल 8वीं कक्षा तक था। 12 वर्ष की आयु में खिरसू के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा को पढ़ने के लिए पौड़ी भेजा गया। बहुगुणा का दाखिला डीएवी स्कूल में कराया गया ताकि वे भारतीय संस्कृति के वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। डीएवी स्कूल से ही हेमवती नंदन बहुगुणा में नेतृत्व के लक्षण दिखाई देने लगे। एक दिन उन्होंने गरीब बच्चों की तरह तरह से मदद की। इस छोटी सी उम्र में ही समाज सेवा और गरीब तबकों के प्रति उनकी हमदर्दी से जाहिर था कि इस बालक के अंदर एक महान व्यक्तित्व पल रहा है। गाँव में फेरे लगाते थे, कहीं कहीं वो लेक्चर भी करते थे। हमने खुद उनके लेक्चर सुने और हम अवाक रह गए कि ये छोटा बच्चा इतना अच्छा लेक्चर दे सकता है उस वक्त। तो उस वक्त हमने ये नहीं समझा कि इतना बड़ा आदमी हो गए, है ना। हमें वो कभी आशा नहीं थी
लेकिन शुरू से ही उनके अंदर ये बीज बोआ हुआ था, प्रतिभा का बीज था उनके अंदर। कुछ उनकी भावनाएं पहले से ऐसी थी जो कि हमारा भी नेतृत्व करते थे, और कभी कभी अगर हमने किसी ने आगे पीछे कोई बात कह दी तो एकदम से गुस्से में आकर के वो क्रांतिकारी जैसी भावना उनकी थी और उस किस्म की बातें कर लेते थे। तो फिर हम उनकी डर की वजह से, क्योंकि हमसे वो उम्र में बड़े थे, थोड़ा तेज भी थे, तो हम लोग फौजी उनको पालते थे। हेमवती नंदन बहुगुणा तो ये थे ना कि पढ़ाई भी करते थे, खेल भी करते, पढ़ाई में उसका बड़ा मन था, सब काम में पूरे थे। ऐसा नहीं थे, खेल में वो बहुत बड़े थे, फिर पढ़ने में उनकी विद्या बहुत बड़ी थी। उसकी माँ बर्तन मांजती थी, वो कहते थे कि माँ तो थक गई, मैं मांज लूंगी बर्तन। नई नई योजना बनाते थे, चलो साहब रास्ता बनाएंगे, पानी बनाएंगे लड़कों को, और लड़कों के साथ लड़के भी उनका बड़ा आदर करते थे, पहले ही से ही आदर करते थे, क्योंकि वैसे गांव में वो बड़े आदमी के लड़के भी थे और उन पे कुछ बड़ी विचित्र बुद्धि भी थी पहले ही से। तेज थे, थोड़ा जिद्दी थे, वो जिस बात को चाहते थे वो अपने उस पे अड़े रहते थे। हेमवती 8वीं कक्षा पास कर 13 वर्ष की आयु में देहरादून आ गए और वहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। हेमवती नंदन बहुगुणा में बचपन से ही जिज्ञासा और निर्भीकता के गुण विद्यमान थे। शनै शनै कुछ करने, सीखने तथा समझने की प्रवृत्ति उनमें काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। देहरादून में ही बहुगुणा में आजादी का अंकुर पनपा। देहरादून पर्वतांचल का केंद्र बिंदु है। एक दिन वे अपने किसी मित्र से अमर शहीद भगत सिंह की पुस्तक ले आए और उसे पढ़ने के बाद कहा था, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा। पहाड़ से आया ये नन्हा बालक अब स्वतंत्रता के महायुद्ध में कूदने को तैयार हो चुका था। उसने गांधी जी की किताब पढ़ी, नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस की किताब पढ़ी, भगत सिंह की पढ़ी, इत्यादि इत्यादि नेताओं की किताब पढ़ी। तो मैं वहाँ पर खड़ी हुई उसको देखने को, मैं जाती थी कि पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। तो मैंने कहा तो क्या पढ़ रहा है, मुझे पता नहीं था। तो उसने कहा कि मैं भगत सिंह की इत्यादि की, गांधी जी की किताब पढ़ रहा हूँ। तो मुझे रोना आ गया, मैं खूब रोई। क्यों कि इसके मन में अभी से तो वो अभी भी लिखता है कि मेरी दीदी के आंसू में बहुत आंसू आए। तो इसलिए वो नहीं बढ़ना चाहते कि हम अंग्रेजों को भगाएंगे, सम्मेलन लड़कों को इकट्ठा करके इनको भगाना चाहिए, देश को स्वतंत्र करना चाहिए। देहरादून से 10वीं कक्षा पास करने के बाद हेमवती को उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद भेजा गया। बहुगुणा जी के राजनीतिक जीवन की असली शुरुआत इलाहाबाद से हुई। सन 1857 में आजादी की पहली क्रांति से लेकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इलाहाबाद ने देश के राजनीतिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा दी थी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे अनेक महानायकों का संगम की इस नगरी से गहरा संबंध था। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इस नगरी को इतिहास की स्वर्णिम पंक्तियों में पहले ही दर्ज करा लिया था। इस गौरवशाली राजनीतिक विरासत की ही एक कड़ी थे श्री बहुगुणा। आजादी के आंदोलन के अंतिम चरण में माहौल काफी गर्म था। गांधी और जवाहर की आवाज सुनकर हजारों नौजवान संघर्ष में कूद पड़े थे। ऐसे ही माहौल में बहुगुणा ने जुलाई 1938 में इलाहाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। वे यहाँ आए थे उच्च शिक्षा के लिए, परंतु उस समय के माहौल में देश के प्रति समर्पित नौजवानों की टोली में ऐसे खुले मिले कि उससे निकल ही नहीं पाए। नेता बनने का जो अंकुर उनके दिलो दिमाग में देहरादून में निकला था, वो धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप लेने लगा। इलाहाबाद में राजकीय इंटर कॉलेज के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 1941-42 के आसपास विश्वविद्यालय का माहौल काफी गर्म था। विद्यार्थी जमकर आंदोलनात्मक गतिविधियों में
हिस्सा लिया करते। यहाँ तक कि क्रांतिकारियों के लिए वे अस्त्र शस्त्रों की भी व्यवस्था किया करते थे। छात्राएं भी इन गतिविधियों में खुलकर हिस्सा लेने लगी थीं। बहुगुणा विश्वविद्यालय छात्र यूनियन में सक्रिय हो गए। यूनियन के अध्यक्ष कमलेश के भूमिगत हो जाने पर अगस्त 1942 का छात्र आंदोलन चलाया। बहुगुणा के सहयोगी और सहपाठी जो अभी जीवित हैं, अपनी आंखों देखी कहानी बतलाते हैं। बहुगुणा जी एक जिसको कहना चाहिए नेचुरल लीडरशिप का उनमें इंस्टिंक्ट था और देश प्रेम की भावना बड़ी विकट उनमें थी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विद्यार्थी संघ परिषद में वो हमेशा से बहुत एक्टिव रहे। तो जब यूनियन ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू किया और एक के बाद ऊपर के पदाधिकारी गिरफ्तार होते गए, तो बहुगुणा जी ने स्वयं अपने कंधे पर बहुत सा भार ले लिया और इस तरह वो लाइमलाइट में आगे आ गए। इसका श्रेय बहुगुणा जी को है कि वो स्वयं फ्रंट लाइन में कूद पड़े। छात्र राजनीति में तो इलाहाबाद की छात्र राजनीति के तो वो प्रमुख नेता थे, क्या बल्कि यूँ कहें कि सर्वोच्च नेता वहाँ के यहाँ के उस समय वही थे। जेल से छूटने के बाद पहला काम तो ये हुआ कि यूनियन, हमारे स्टूडेंट्स यूनियन जो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो सन 42 के मूवमेंट के ज़माने में बंद हो गया था। उसको कैसे फिर से जीवित किया जाए, कैसे उसे संचालित किया जाए, इसके लिए पूरा प्रयास बहुगुणा जी ने ही आरंभ किया और जिसके फलस्वरूप नारायण दत्त जी को उपवास करने के लिए बैठाया गया और फिर अंत में उसके परिणाम स्वरूप अमरनाथ झा साहब वाइस चांसलर थे, उन्होंने फिर ये उन्हें जूस पिला करके और फिर यूनियन को खोला और इस तरह से फिर से छात्र इलाहाबाद का विद्यार्थी संघ जो फिर से पुनर्जीवित हुआ और फिर वहाँ से आरंभ हुआ उसका कार्यकलाप। दूसरी चीज़ जो थी, उस समय INA के नेताओं का ट्रायल हो रहा था। ढिल्लों, शाहनवाज, सहगल, इन लोगों का ट्रायल था। उस समय उस ट्रायल के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए थे। बहुगुणा जी ने एक ऐसा बढ़िया प्रोसेशन निकलवाया विद्यार्थियों का, जो यूनिवर्सिटी के सेनेट हाउस से लेकर के और चौक के घंटा घर तक लंबी लाइन 2 विद्यार्थियों की चली प्रोसेशन में। और ऐसा प्रोसेशन कहते हैं कि उस सन 42 के मूवमेंट के बाद पहला ऐसा प्रोसेशन था जो इतना बड़ा था और इतना संयमित प्रोसेशन था। कंट्रोल कितना अच्छा था उनका और कितनी बढ़िया उसकी गाइडेंस थी, जिसको देख के सभी लोग चकित हो गए थे। और इसके अलावा उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट कांग्रेस, यूपी स्टूडेंट कांग्रेस, जो एक तरह से समाप्त हो चुकी थी सन 42 के मूवमेंट में, उसको फिर से पुनर्जीवित किया। और पहले वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, फिर उसको छोड़ के फिर यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हुए और उसमें हम लोगों को उन्होंने एक तरह से विवश किया कि उसके साथ में हम सक्रिय योगदान हम लोग दें और इसलिए उनके साथ हम लोग रहे। और उस संबंध में पंडित नेहरू के यहाँ पंडित जी जेल से छूट के आ गए थे। आनंद भवन में कई बार मीटिंग हुई उस संबंध में और हम लोग बुलाए गए और मुझे याद है कि कई मीटिंग्स में हम बहुगुणा जी के नेतृत्व में पंडित नेहरू के आनंद भवन में गए थे और उन्होंने हम लोगों को सलाह दी कि किस प्रकार इस विद्यार्थी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। सन 42 का आंदोलन था और आंदोलन के दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने उसी वक्त दाखिला लिया था और बहुगुणा जी यूनिवर्सिटी में थे, मुझसे सीनियर स्टूडेंट थे। 9 अगस्त को जब आंदोलन शुरू हुआ भारत छोड़ो का, उस वक्त लड़कों में एक बड़ी उत्तेजना थी और
ये हुआ था कि भाई सब लोग जितने लड़के हैं यूनियन हॉल में मीटिंग हुई और ये हुआ कि हमको पार्टिसिपेशन उसमें करना है। उस समय बहुगुणा जी हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट दूसरे थे और बहुगुणा जी को मैंने बोलते सुना, उस वक्त एड्रेस कर रहे थे। उसके बाद 12 अगस्त को फायरिंग हो गई और यूनिवर्सिटी बंद हो गई। वारंट ऑफ अरेस्ट हुआ बहुगुणा जी के नाम, एब्सकॉन्ड किए। सभी लीडर्स एब्सकॉन्ड कर रहे थे जिनके नाम वारंट ऑफ अरेस्ट है। तो इस दौरान अलग अलग स्टूडेंट्स के टुकड़ों ने काम करना शुरू किया, कुछ अंडरग्राउंड कुछ ओवरग्राउंड। विद्यार्थियों की धरपकड़ तेज हो गई थी। सभी क्रांतिकारी छात्र इधर उधर छिपते, अपने अड्डे बनाते और पुलिस की दबिश पर किसी न किसी प्रकार छिपकर भाग निकलते थे। हेमवती नंदन बहुगुणा भूमिगत हो गए। इसी दौरान बहुगुणा गिरफ्तार हुए। उन्हें नैनी जेल में रखा गया, जहां वे फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हो गए और सहयोगियों के अथक प्रयासों से उनकी जान बची। स्वस्थ होते ही वे पुनः राजनीतिक आंदोलन में कूद पड़े। दिल्ली से वो ट्रांसमीटर आया था, हमारे यहाँ रखा गया था, उसे ट्रांसमिट न्यूज करते थे इलाहाबाद में क्या हो रहा है, तोड़ फोड़। वही मद्रास, बंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, ये नो काम था। हमारे रह करके ही काम किया करते थे। और बहुगुणा जी अक्सर उनके साथ जब तक रहे, बाहर जेल में नहीं गए, तब तो वो भी उस वक्त मौजूद रहा करते थे। काफी इनका योगदान रहा। एक अच्छे कार्यकर्ता, क्रियाशील, कर्मठ और बहुत ईमानदार में परिश्रम से काम करना, वो जो कि कांग्रेस का था आंदोलन, ये सन 42 का, या समाज सेवा का जो काम था उसमें बहुगुणा ने योगदान जो दिया वो बहुत बढ़िया था। तो अच्छा कार्यकर्ता, परिश्रम, ईमानदार, इनको मानते थे। इलाहाबाद में प्रोफेसर राम प्रसाद त्रिपाठी ने भी बहुगुणा को प्रभावित किया। कमला त्रिपाठी भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थीं। इसी दौरान बहुगुणा कमला जी के संपर्क में आए, जिसकी परिणति 1946 में उनके विवाह के रूप में हुई। दोनों पति पत्नी के अलावा राजनीतिक आंदोलन में समान भागीदार थे। ये संबंध जीवन भर बना रहा। दोनों ही हमेशा एक दूसरे के पूरक बने रहे। यही कारण था कि परिवार और राजनीति दोनों ही साथ साथ सरलता से चले। बहुगुणा तो राजनीति में थे ही, तो मेरा प्रायोरिटी मेरे बच्चे थे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि राजनीतिक परिवार में बच्चे निग्लेक्ट हो जाते हैं और इससे उनकी शिक्षा ठीक नहीं होती। और तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं राजनीति में भी काम करूंगी, समाज सेवा भी करूंगी, पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। जब तक कि मेरे बच्चे अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर लेते, ठीक से नहीं स्टैब्लिश हो जाते, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो इलेक्शन एक घर में एक ही व्यक्ति लड़ेगा। तो मैं संगठन में ही काम करती रही और वक्त जब सुबह और शाम मैंने कभी भी संगठन में नहीं काम किया, दोपहर में जब खाली रहती तो करती थी। और उस वक्त मैं जब बच्चे स्कूल से आते थे तो उन्हीं को देखती थी ज़्यादातर। पत्नी के रूप में ये थी कि मैंने उनको परिवार के सब बंधनों से एक तरीके से मुक्त कर दिया था। उनको उलझन में नहीं डालती थी, किसी पारिवारिक समस्या को लेके उनको उलझन में नहीं डालती थी, वो मैं खुद ही सॉल्व करती रहती थी। दूसरे उनके राजनीतिक जीवन का जो बेस था इलाहाबाद, वहाँ मैंने इतना काम करना शुरू कर दिया था कि उनको वहाँ से काफ़ी छुट्टी मिल गई और वो प्रदेश के और देश के काम में लग गए थे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद बहुगुणा इलाहाबाद में ट्रेड यूनियन आंदोलन में शरीक हो गए। जल्दी ही श्रमिकों के बीच उन्होंने अपने लिए विशिष्ट स्थान बना लिया। बिजली मजदूरों, रिक्शा चालकों, सरकारी प्रेस और कई अन्य उद्योगों की श्रमिक यूनियनों का नेतृत्व उन्होंने संभाला। कांग्रेस संबद्ध इंटक मजदूर संगठन के वे प्रमुख नेता बन गए। ऐसा संबंध क्या बताया जाए, जैसे वो जब मजदूरों से जुड़ते थे, मजदूरों की कोई भी तकलीफ कहीं भी सुन लेते थे, वो अचानक बिना बुलाए ही पहुंच जाया करते थे। यहाँ तक कि जो है ऐसे ही हमारा हादसा
हमारे गवर्नमेंट पे में था, मैं उस समय सेक्रेटरी था, वो प्रेसिडेंट थे, और वो हो गया रात में मजदूर जुट गया और वो क्या कहते हैं बवाल हो गया। नतीजा हो देखा कि भगुना जी आ गए हैं। तो इस तरह से वो जहाँ भी सुनते थे मजदूर के लिए दौड़ पड़ते थे, बिना उसे मालूम नहीं। तो इस तरह से वो मजदूर उनके ऊपर न्यौछावर था, वो मजदूरों के ऊपर न्यौछावर थे, यही संबंध था। और आखिर तक रहा। लोग बड़े पद पर चले जाते हैं तो फिर मजदूरों को छोड़ जाते हैं। मैं बहुत से नेताओं को जानता हूँ ट्रेड यूनियन के, जब वो ऊपर पहुँच गए तो फिर मजदूर नहीं, लेकिन वो जीवन पर्यंत ऊपर जाने के बाद भी मजदूर से जुड़े रहे। ये भगोना जी की विशेषता थी। आजादी के आंदोलन का सिपाही, विद्यार्थियों का नेता, मजदूरों का रहनुमा तथा कांग्रेस के बुनियादी ढांचे में ढले बहुगुणा सन 1957 में विधायक बनने के बाद सरकार में शामिल हुए। वे संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में श्रम एवं उद्योग मंत्री बने। विधानसभा तक पहुंचने के बाद राजनीति के असीमित दायरे में काम करने लगे थे। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में उभार आ गया था। 1967-68 में बहुगुणा ने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश किया था। उनका मत था, गरीबी का बजट छोटा होता है, लेकिन बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में खर्चा बढ़ना शुभ है और राज्य कार्यों का फैसला निश्चित है। भारतीय समाज में नकारात्मक रुझानों से लड़ने का उन्होंने मन बना लिया था। सन 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उनका यही राजनीतिक दर्शन उन्हें इंदिरा कांग्रेस के साथ ले आया। श्रीमती गांधी की नई पार्टी में वे महत्वपूर्ण राजनेता बन गए। 1971 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2/3 बहुमत से विजयी होकर सत्ता में आई। इस सफलता के लिए बहुगुणा ने भी कठोर परिश्रम किया। 2 वर्षों तक बड़ी कुशलता से संचार मंत्रालय का उन्होंने कार्यभार संभाला। पद ग्रहण करते ही उन्होंने घोषणा की थी, मैं देश का प्रथम डाकिया हूं। उन्होंने संचार विभाग को नवीनतम तकनीक से जोड़ा और संचार व्यवस्था का विस्तारण कर दूर दराज के गांवों तक उसकी सुविधाओं को पहुंचाने की योजना बनाई। उनकी क्षमता और इंदिरा गांधी के प्रति निष्ठा को देखते हुए ही हेमवती नंदन बहुगुणा को सन 1973 में चलते हुए उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंप दी गई। प्रदेश उस समय राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा था। कठोर परीक्षा के साथ साथ ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ आंदोलनों को बातचीत के जरिए समाप्त कराया और 2-4 माह के अंदर ही ऐसा सिक्का जमा कि प्रदेश में बहुगुणा सर्वत्र छा गए। छात्रों, अध्यापकों, मजदूरों तथा कर्मचारियों के बीच स्वयं मौके पर जाके फैसले करना तथा उन्हें न्यायिक अधिकार प्रदान करने का जो काम बहुगुणा ने शुरू किया था वो अद्भुत था। इसी का प्रतिफल था कि चारों ओर से उठने वाली आग की लपटें शांत हो गईं। 2 महीने के अंदर ही प्रदेश पर लगा प्रश्न चिन्ह हट गया। फरवरी 1974 के विधानसभा चुनावों में बहुगुणा की लहर थी। बहुगुणा ने चुनाव में बाजी जीत ली। प्रदेश में शिक्षा की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के नए अध्याय उस समय जुड़े जब बहुगुणा ने कुमायूं और गढ़वाल में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। बहुगुणा का ध्यान केवल उच्च शिक्षा की ओर ही नहीं था, वे माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के बारे में भी निरंतर चिंतित रहते थे। उनके मन में शिक्षकों के प्रति अपार श्रद्धा थी। वो कहते थे कि अध्यापकों को हमें सम्मान की दृष्टि देखना चाहिए, चाहे वो विश्वविद्यालय के हों, चाहे वो बेसिक शिक्षा से संबद्ध हों, चाहे वो डिग्री कॉलेज से हों, क्योंकि यही शिक्षक हैं जिन्होंने हमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तथा अनेक उच्च पदों पर पहुंचाया है। अतः इस समाज का हमें सम्मान करना चाहिए। बहुगुणा जी ने अपने कार्यकाल में ही सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित जितने भी स्केल्स थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने पहल की थी। और कोई भी स्टेट
सारे भारत में किसी ने इस प्रकार का प्रथम प्रयास नहीं किया था। बहुगुणा जी के इस प्रयास के कारण से सारे शिक्षक समुदाय में एक प्रकार का हर्ष उजागर हुआ था। उत्तर प्रदेश का शासन तंत्र उनकी योग्यता के सामने नतमस्तक था। बहुगुणा ने स्पष्ट घोषित कर दिया था कि यदि किसी जिले में दंगा हुआ तो उसके लिए वहां की जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। परिणाम था चुस्त प्रशासन। एकांत में वे अपने अफसरों को चाहे कितना भी डांट लगाएं, परंतु सार्वजनिक स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा कायम रखते थे। उनकी कार्यशैली विलक्षण थी। वो जनमानस की नब्ज को पहचानते थे और समस्याओं के तह तक जाकर के उनका निराकरण करते थे। ये उनकी अपनी सूझबूझ थी, बड़ी परिपक्वता उनके अंदर थी। वो हर आदमी की समस्या को जानते थे। वो जानते थे कि प्रदेश या देश गांव में बसता है, गांव के लोगों की समस्याएं होती हैं। गरीब और निर्धन लोगों, दबे थके लोगों के प्रति उनकी अपार वो थी, श्रद्धा थी। और वो समझते थे कि जब तक कि गांव की गरीबी नहीं मिटाई जाती तब तक देश संपन्न नहीं हो सकता। उनके यहाँ, मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, सबसे पहले उन्होंने ये जनता दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया। जिस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि शोषित, पीड़ित, दलित समाज के लोगों के ऊपर बहुत जुल्म होता है। तो उन्होंने पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए, दरोगाओं की भर्ती के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट केवल दलित समाज के लोगों का ही किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए किया। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा थाना नहीं होता जहां पर के एक जिम्मेदार अफसर अनुसूचित जाति या जनजाति का थाने में न हो। मैंने कभी किसी को सरकार या राजनीति में, नेता तो हो जाते हैं पद होकर या पहले से हो चले जाते हैं, लेकिन नेता मैंने उनको माना उनके जो बहुमुखी गुण थे, बहुसूत्री गुण थे, उनके आधार पर मैंने देखा कि शासन में भी वो अप्रतिम थे। पकड़ उनकी ऐसी थी, कोई मांग आए, कोई फाइल आए, कोई आप बारीकी को आप समझते हैं, उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे कभी। वही आपको आपकी गलतियों पकड़ के आपको प्रताड़ना कर सकते थे। तो उनमें शासकीय क्षमता भी अद्भुत थी, इसीलिए लोग उनसे घबराते थे और ईर्ष्या भी रखते थे। मेरा उनसे संबंध एक राजनीतिक नेता के रूप में वो एक थे हमारे, और उस रूप में राजनीतिक प्रक्रिया पर ज़्यादा संपर्क रहा। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही विलक्षण राजनीतिज्ञ थे, बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे। उनकी संगठनात्मक क्षमता का आधार उनकी दूरदृष्टि और पैनी दृष्टि थी राजनीति की, और जमीन की पकड़ थी, लोगों की पहचान थी, और मुद्दों को और लोगों को दोनों को संजोना की बड़ी खूबी थी। बहुगुणा जी उत्तराखंड के एक गांव से पैदा हुए थे, मध्यम वर्गीय परिवार में। उत्तराखंड हमारे राज्य का और सारे देश का एक पिछड़ा इलाका है। पिछड़े इलाके में मध्यम वर्गीय परिवारों की जो हालत होती है, और उस समय जो हालत थी, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। बेबसी को, विषमता को, गरीबी को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था। उनके मन में उसके लिए ठेस थी, और इसी कारण उन्होंने जब राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया,
चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद की राजनीतिक प्रक्रिया, उसमें उनके मन में ऐसे वर्गों के प्रति एक स्वाभाविक सहानुभूति थी। उन्होंने प्रशासन पर एक अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। निर्णय वो बहुत जल्दी और बहुत सोच समझ कर ले सकते थे और लेते थे। उन्होंने विकास के कामों को प्रगति देने की कोशिश की, लेकिन एक तो केंद्र की सरकार का उन्हें बहुत सहयोग नहीं था और दूसरे वो अल्पकालिक मुख्यमंत्री थे, तो इस कारण बहुत कुछ कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय बहुगुणा ने श्रीमती गांधी का साथ इसलिए दिया था क्योंकि उनकी आस्था वामपंथी विचारधारा में थी और वे समाजवादी व्यवस्था लागू करने का बीड़ा उठा चुकी थी। वामपंथियों और समाजवादी तत्वों का नेहरू इंदिरा समाजवादी नीतियों के समर्थन में संगठित करने का निष्ठा के साथ प्रयत्न किया था, किंतु वो उनके मुख्यमंत्री पद से निष्कासन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। मार्च 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दाखिल चुनाव याचिका पर श्रीमती गांधी के विरोध में निर्णय दिया। देश की अदालत में ये एक ऐतिहासिक फैसला था। 1975 में सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण को उत्तर प्रदेश में राज्य अतिथि के रूप में सम्मान देना भी बहुगुणा के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। इसके पीछे बहुगुणा की दो मंशाएं थीं। एक तो जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वालों की वरिष्ठतम कड़ी में से एक थे, वे राजकीय सम्मान के अधिकारी थे। दूसरे, उत्तर प्रदेश को जयप्रकाश की आंधी से वे बचाना चाहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी को जेपी बहुगुणा संबंध नागवार लगा, परंतु बहुगुणा की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि जयप्रकाश नारायण ने उत्तर प्रदेश में अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। श्रीमती गांधी से बातचीत के दौरान बहुगुणा को उनका इशारा समझ में आ गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपात स्थिति लागू हुई उसके पहले बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे। मुझे वो दिन याद है जब जयप्रकाश जी लखनऊ में आए थे और जयप्रकाश जी को लेकर के कांग्रेस पार्टी में तरह तरह के विवाद खड़े हुए थे। मैंने भी उनको चाय पर बुलाया था, बहुत उस पर विवाद उठा था, लेकिन जब लखनऊ में बहुगुणा जयप्रकाश जी आए तो बहुगुणा जी ने उनको सरकारी अतिथि बनाया और उनके सम्मान में जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। उनसे मिलने भी गए, उनसे बातचीत भी की। आपातकालीन स्थिति के दिनों में जो कुछ मैंने सुना, क्योंकि मैं तो जेल में था, मैं जानता नहीं हूँ, बहुगुणा जी ने लोगों के साथ सद्भावना और सद्व्यवहार का आचरण निर्वाह किया। व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जिले में जिलाधिकारी को उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि मेरे परिवार या मेरे घर वालों या गांव वालों के साथ कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार न करे। मैंने ये भी सुना कि कुछ लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई और उसमें बहुगुणा जी का हाथ था, ऐसा मैं नहीं मानता। बहुगुणा ने नई पार्टी के लिए समीकरण तैयार करना शुरू किया और शीर्ष नेताओं को पार्टी में जोड़ने की योजना बनाई। बाबू जगजीवन राम की गणना उस समय सशक्त कांग्रेसी नेताओं में की जाती थी। बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, नंदिनी सत्यपति, राजमंगल पांडे आदि ने एक साथ कांग्रेस छोड़ दी। 2 फरवरी 1975 को कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। जामा मस्जिद के शाही इमाम सहित देश भर से सैकड़ों मुसलमानों ने इसे समर्थन की घोषणा की। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित दल में तो शामिल नहीं हुई, किंतु CFD के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हो गईं। मार्च 1977 के ऐतिहासिक चुनाव में तानाशाही को करारी मात देकर देश की जनता ने लोकतंत्र में अपनी आस्था प्रकट की। जनता पार्टी में शामिल जो लोग वोट क्रांति के जरिए सत्ता में पहुंच गए, परंतु दुर्भाग्यवश बहुमत प्राप्त हो जाने पर सत्ता में हिस्सेदारी और हैसियत का संघर्ष शुरू हो गया। बहुगुणा लोकतंत्र की बहाली का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद सत्ता में शामिल न होकर CFD को मजबूत बनाते हुए उसे वैचारिक क्रांति का एक धारदार हथियार बनाना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण तथा बाबू जगजीवन राम के कारण
उन्हें विलय प्रस्ताव मंजूर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनका कहना था, हमने सिर्फ नाम बदला है, न रास्ता बदला है और न ही ईमान बदला, न मंजिल। हम लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों के लिए जिएंगे और उन्हीं के लिए मिटेंगे। फिर उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ ही सत्ता में शामिल होकर पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री पद का निर्वाह किया। मंत्री पद संभालते ही उन्होंने सर्वप्रथम दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित करने की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाया। इस संदर्भ में उन्होंने दवा की बिक्री करने वालों की दुकानों तथा गोदामों पर आकस्मिक जांच कराई, जिससे पता चला कि दवा विक्रेता निर्धारित मूल्यों से अधिक दाम ले रहे हैं। विक्रेताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई। उन्होंने ड्रग कंट्रोलर्स को निर्देश दिया कि दुकानों का पाक्षिक सर्वे करें और दोषी दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। उनके कार्यकाल की दूसरी समस्या ये थी कि तेल प्रधान देश तेल का दाम बढ़ाने की नीयत से सप्लाई नहीं भेज रहे थे और भारत में तेल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। बहुगुणा ने तेल संकट हल करने के लिए रोमानिया, इराक और नॉर्वे की यात्राएं की। 77 में इराक के दौरे पे गए तो उन दिनों सौदम हसन तो नंबर 2 हुआ करते थे। अब्दुल बकर उनके फादर इन लॉ जो हेड ऑफ द स्टेट थे, वो कहते हैं हम इनको टाइम नहीं देंगे, आप लेटर छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा हम लेटर नहीं छोड़ के जाएंगे, नहीं मिलना तो मत मिलिए, लेकिन लेटर नहीं छोड़ेंगे। और अल्टीमेटली ये हुआ कि उन्होंने बहुगुणा जी को टाइम दिया 15 मिनट के लिए, लेकिन जब उनसे बातचीत शुरू हुई आप बड़े हैरान होंगे, 3 घंटा 15 मिनट वो बातचीत अब्दुल बकर और सौदम हसन से चलती है। और उन्होंने कंट्री के लिए कहा कि हम जिस काम के लिए आए हैं उद्देश्य पूरा किया। जनता पार्टी इंदिरा हटाओ के नारे पर बनी थी, परंतु कोई नीतिगत समझौता नहीं हुआ था। पार्टी में व्यक्तिगत तथा नीतिगत टकराव की स्थिति थी। बहुगुणा भी पार्टी की रीति नीति से काफी क्षुब्ध थे और किसी नए राजनीतिक वातावरण की तलाश में लग गए थे। आखिरकार जनता पार्टी टूट गई। चौधरी चरण सिंह स्वयं बहुगुणा के घर गए और उन्हें राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्यता के कारण मंत्रिमंडल में शामिल होना पड़ा। चरण सिंह सरकार में बहुगुणा वित्त मंत्री बने। लोकदल में सीएफटी के विलय के प्रश्न पर चरण सिंह से उनके मतभेद पैदा हो गए। इसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1979 में वे चरण सिंह सरकार से अलग हो गए। मध्यावधि चुनाव सर पर थे। इंदिरा गांधी ने अनेक तरह से बहुगुणा को आश्वस्त किया कि वे पुरानी बातों को भूलकर कांग्रेस में लौट आएं। यही पार्टी उनके विचारों की सबसे करीब है। राजनीतिक और वैचारिक असमंजसता के इस दौर में बहुगुणा पुनः इंदिरा गांधी के साथ हो गए। उन्हें इंदिरा कांग्रेस में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर दूसरे सर्वोच्च नेता का स्थान दिया गया। सेक्रेटरी जनरल के पद को अर्थहीन बना दिया गया। बहुगुणा की घोर उपेक्षा की गई। बहुगुणा एक बार फिर विपक्ष की बातों में जा बैठे। बहुगुणा ने कांग्रेस से इस्तीफे के साथ ही संसद से भी इस्तीफा दे दिया और फिर गढ़वाल का ऐतिहासिक उपचुनाव हुआ। इंदिरा गांधी ने बहुगुणा को हराने के लिए सारी शक्ति लगा दी। तमाम बाधाओं के बावजूद बहुगुणा ये उपचुनाव जीत गए। बहुगुणा कांग्रेस में शायद इसलिए नहीं गए थे कि वे दोबारा पार्टी छोड़ेंगे, परंतु परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। 1979 में कांग्रेस छोड़ना, सीएफडी गठित करना, जनता पार्टी में विलय, उन्हें जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने से उनकी साख गिरी और उन पर अवसरवादिता और दल बदलने का ऐसा काला धब्बा लग गया जो जीवन पर्यंत नहीं धुल सका। तो उन्होंने पार्टी बदली थी और उस वक्त भी मैंने यही लिखा था कि ये इनके अदल बदल में अपॉर्चुनिज्म नहीं है कि मैं ये पार्टी छोड़ूंगा तो मुझे दूसरी पार्टी में मेरा जो भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा। उन्होंने हर वक्त उसूल के बिना पे पार्टी छोड़ी थी, इसलिए उनके लिए मुझे बहुत और ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ। इस सिलसिले में अब मेरा तो मतभेद हुआ उस पर, क्योंकि मैं उनके साथ था, उन्होंने बहुत हमारा समर्थन दिया और शुरू में राजनीतिक जीवन में को बहुत उन्होंने संरक्षण दिया और मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। लेकिन वो शुरुआत तो हमारी राजनीति में इंदिरा जी ने कराई थी और बहुगुणा जी ने उसका समर्थन किया था, दोनों ने किया था। लेकिन जब अलगाव हुआ इंदिरा जी से, वही कांग्रेस से बाहर जाने की बात हुई,
तो वहाँ पर हम लोग का राजनीतिक मतभेद हुआ, लेकिन फिर भी हमारा उनका संपर्क बना रहा। अब कारणों के बारे में वो स्वयं अपने जीवन काल में कहे हैं, और वो इमरजेंसी की बात आई थी, वही मुख्यतः पहले अलगाव की बात हुई है। दल बदल तो हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने नाता तोड़ के एक अपना दल बनाया और एक सैद्धांतिक आधार पर उन्होंने किया। तो दल बदल वो होता है कि जब कोई दूसरे दल में चला जाए और वहाँ से कुछ अपना राजनीतिक लाभ उठावे। उस समय राजनीतिक लाभ का क्या था, उस समय तो पता नहीं क्या अंजाम होता। बाकी हवा रुख थी जनता की, और हवा का रुख, जनता का रुख खूब पहचानते थे, इसमें कोई शक नहीं। बहुगुणा जी को समझने में बहुत ही अद्भुत चीज़ थी। तो उनमें ये, और लेकिन हमारा ख्याल ये है कि सब चीज़ मिल मिला कर के उन्होंने फैसला किया। एक मौके पर वो किसी बहकावे में आ गए। एक मौके की बात मैं करता हूँ, एक मौके को। बाकी बातों में उनकी बात जो थी वो ऐसी नहीं थी। वो लगातार सिद्धांत की वजह से गए हैं। जब उन्होंने देखा कि इमरजेंसी में कितनी धांधलियाँ हुई हैं उस मौके पर, इसलिए एक ही मौके पर ऐसी बात हुई है कि वो ऐसी बात नहीं। जब उन्होंने पार्टी बदलने का निर्णय किया और वो अपना थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे, इस्तीफा दे दिया, जनता के सामने दोबारा गए उस प्लेटफॉर्म को लेकर कि मैंने क्यों ऐसा किया है, और उसके आधार पर चुनाव लड़ा। तो ये उनकी जनवाद के लिए भी धारणाएं भिन्न थी, यानी किसी ढंग से भी हम पद पे आ जाएं, ऐसी चेष्टा उनकी नहीं थी। मैं नहीं समझता कि बहुगुणा जी ने कई दल बदले। बहुगुणा जी कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी में ही बहुत दिनों तक रहे। उसके बाद जब आपातकालीन स्थिति आई, वो जनता पार्टी में शामिल हुए। जनता पार्टी में जब बिखराव आया तो बहुत से लोग अलग हुए, बहुगुणा जी अकेले नहीं थे। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई यदि पर ये आरोप लगाए कि उन्होंने बार बार दल बदले, तो ये बात सही नहीं। जब कभी उनको सम्मान को चोट पहुंचती थी, वो समझते थे ठीक सम्मान नहीं हो रहा है, तो वो सब कुछ रहते हुए भी अगर उनको ठीक से सम्मान न मिला और उनकी जो क्षमता है उसको भी असम्मानित किया गया, और उनकी प्रतिष्ठा को जो उन्होंने इतने अर्जित की थी उसको कहीं ठेस पहुंची, उससे वो प्रभावित होते थे। लेकिन उन्होंने अपनी बुनियादी विचारधारा नहीं छोड़ी, लेकिन अपने सम्मान के लिए खड़े रहे। अपने सम्मान के लिए राजनीति में भी खड़े रहने वाले वो एक बिरले व्यक्ति थे। दल बदल के कई रूप होते हैं। एक दल बदल होता है जो कठिनाइयों के बीच नया दल खड़ा किया जाए, विचारधारा वही हो। तो मैं उसे दल बदल की जो कानून की परिधि से ऊपर ले जाता हूँ। दल बदल तो यह है कि आप उसको जब संघर्ष किया हो और उसके साथ संघर्ष से वो दल निकला हो, तो उसको दल बदल आप एक टेक्निकल रूप में कह सकते हैं। लेकिन एक वास्तविक राजनीतिक रूप में तब दल बदल न तो कोई कानून था, न इस तरह की बात थी। तो मैं समझता हूँ कि उसको आप अगर आप वैचारिक रूप से देखें तो दल बदल नहीं था। वो जितनी शाखाएं उतने पेड़ की एक कल्पना को साकार करते हुए एक वटवृक्ष की एक मुख्य शाखा के रूप में आप उसे ले सकते हैं। बहुगुणा जी ने कभी दल बदल नहीं किया। जो बहुगुणा जी को दल बदल वाला कहते हैं, दल बदलू कहते हैं, वो दल बदलने के अर्थ भी नहीं जानते हैं। बहुगुणा जैसे महान नेता के लिए दल बदल कहना बहुत गलत बात होगा, सही नहीं है। हाँ, उनके विचारों के टकराव हुए, चाहे वो कोई भी हो, और जब विचारों का टकराव होता है तो निश्चित पूर्वक आदमी एक नया मार्ग अपने लिए ढूंढता है। उसको दल बदल कहना गलत बात होगी। 1984 के चुनावों में हार के बावजूद वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अहम उपस्थिति बनाए रख सके। इसी के साथ उन्होंने नई रणनीति अपनाई। चुनाव के बाद फिर विपक्षी दलों में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। चरण सिंह ने लोकदल को पुनर्जीवित किया। चरण सिंह के निधन के बाद लोकदल में विभाजन हो गया। अजित सिंह ने अलग लोकदल बना लिया। बड़ा तबका बहुगुणा के साथ रहा और वे चरण सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी अध्यक्ष बने।
देश में राजनीतिक उठापटक का दौर चलता रहा। राजीव का जादू उतरने लगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स के मसले पर भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान के जनक बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में मोर्चा बना। बहुगुणा के सहयोगी एक के बाद एक इसमें जाते रहे। यह शायद पहला मौका था जब वो एक तरह से अकेले पड़ गए थे, पर अडिग बने रहे। 23 दिसंबर 1988 को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लोकदल का राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यकर्ता रैली का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बहुगुणा ने अपने राजनीतिक जीवन का अंतिम सार्वजनिक भाषण दिया था। अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, हमने स्वराज की एक तस्वीर बना रखी थी। वो ये थी कि हमारे यहाँ न्याय और समता पर आधारित समाज की स्थापना होगी। हालांकि हमें आजादी हासिल किए आज 40 साल बीत चुकी हैं, लेकिन सही मायने में स्वराज अभी तक हासिल नहीं हुआ है। इस समय हमें लड़ाई भ्रष्टाचार, मौका परस्ती, फिरका परस्ती, जातिवाद, प्रतिक्रियावाद और अहंकारी नेतृत्व के खिलाफ लड़नी है। उनके राजनीतिक जीवन ने अपनी असाधारण छाप देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो मूर्धन्य शिखर पर वो पहुंचे ही। देश में भी उन्होंने अपनी नीति, अपनी निपुणता, अपनी समयबद्धता और समय से निर्णय लेने की क्षमता, उससे बड़ी छाप छोड़ी। सांप्रदायिकता से जूझने वाले और जातिवाद से जूझने वाले और विकास की कल्पना को साकार करने वाले वो एक महान व्यक्ति थे। एक ऐसे निष्ठावान व्यक्ति जो अपने उद्देश्यों के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, कहीं रुके नहीं। बाधाएं आई, उन्होंने बाधाओं का मुकाबला किया। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में एक निष्काम कर्मयोग की जो भावना आई थी, उससे उन्होंने जो शक्ति मिली थी, आज़ादी के बाद भी उन्होंने बिना एक चिंता किए हुए कि परिणाम क्या हो गए, जो अपनी मंजिल थी उसकी ओर बढ़ने का प्रयास किया। आज की राजनीति में ऐसे कम लोग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि भारतीय राजनीति में इतिहासकार उनका कौन सा स्थान देंगे, लेकिन वो एक निष्ठावान, लगनशील, दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे। और योग्य राजनीतिज्ञ थे और अवसर निकल जाते हैं, बात दूसरी है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में अपने विद्यार्थी जीवन से उसके पहले भी जो है शुरू से ही आज़ादी की लड़ाई में वो रहे, प्रमुख रहे और कुर्बानियाँ दी। उसके बाद जो है वो कांग्रेस में भी जो नई धारा आई, इंदिरा जी ने जब एक नया सिलसिला किया तो उसमें उनका बड़ा भारी योगदान था। कमलापति जी से उनका उसमें अलगाव भी हुआ और उसमें उस समय मैं उत्तर प्रदेश में था, उसका उन्होंने नेतृत्व का प्रदेश स्तर पर। तो इस तरह से और फिर इमरजेंसी में उन्होंने एक कदम रखा और उसमें भी एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया। तो राजनीति के हर मोड़ पर उन्होंने जो है एक अहम वो भूमिका अदा की है। एक तो नहायत ही ईमानदार आदमी थे, दूसरा अपने कौल के पक्के थे, तीसरा मुल्क के तमाम मसाइल को वो इतनी गहराई से स्टडी करता था और जानता था कि वो उसमें काफ़ी हिस्सा डाल सकता था, डाला भी और डाल सकता भी था। तो एक शख्सियत की हैसियत से उनकी शख्सियत हिंदुस्तान में अगर अकेली नहीं तो मगर उन चंद एक में से एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के म्यांमार है। बहुगुणा जी का राजनीतिक दर्शन मूल रूप से वही था जो कांग्रेस पार्टी का वह राजनीतिक दर्शन जिसे लेकर कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े नेता जो आज़ादी की लड़ाई में थे, उस समय जो आज़ादी की लड़ाई में जो मूल्य स्थापित हुए थे, उन्हीं मूल्यों में उनकी आस्था थी और वो एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक समाज चाहते थे और इसीलिए वो काम करते रहे। उनका मौलिक
रूप से जो दृष्टिकोण था समाज के बारे में वो ये था कि समाज में इक्वलिटी और जस्टिस, मतलब समानता और न्याय स्थापित होना चाहिए। सामाजिक न्याय का नारा बहुत बाद में चला है, लेकिन उनके ज़हन में सामाजिक न्याय की बात भी बहुत शुरू से लेकर थी कि गरीब लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं। ज़मीनी सुधार के मुद्दों को भी उन्होंने अपने काल में वहाँ पर जब वो मुख्यमंत्री थे बहुत तेज़ी के साथ उठाने का प्रयास किया, ताकि वहाँ ज़मीनी सुधार के ज़रिए से बेकारी की समस्या को भी, कृषि उत्पादन की समस्या को भी, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए। वे 100 में 100 सैकड़ा सेकुलर थे, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे, जातीयता उनको छू तक नहीं गई थी, विषमता उनके दिमाग में कभी आती भी नहीं थी, बल्कि विषमता के खिलाफ वो एक तरह से विद्रोही थे। और यही कारण था कि बहुत सरल तरीके से वे देश के हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के इंसान के दिल में उतर जाते थे। उनमें कोई ये नहीं था ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऊंची जात का है, नीची जात का, ये उनमें दिमाग में भी नहीं आता था कभी। और जो उनकी असली स्ट्रेंथ थी, ताकत थी उनकी, वो ये थी कि वो गरीब से गरीब आदमी को भाई की तरह बात करते थे और एकदम वो उनकी तरफ हो जाते थे। जैसे मैंने अपने आप देखा मेरे नौकरों से बात करते हुए, मुझे अलग करके उनसे बैठ गए, उनको बैठा लिया, उनसे बात करते रहे, तो मुझे मालूम हुआ कि इसकी ताकत इसी से आएगी जो ग्रास रूट लेवल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कम निचले से निचले तबके के साथ उनका जो भाईचारा था उससे उनकी ताकत थी। तो जब उभर रहे थे, अभी पहुँचे थे सेंट्रल स्टेज पे, तो उनकी मौत हो गई। इसका मुझे बहुत सदमा हुआ, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन था कि इस आदमी को कोई रोक नहीं सकेगा, ये आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा, मगर ये तो अपने हाथ में नहीं है, ईश्वर ने की मर्जी कुछ और थी और इसलिए उनका करियर उनकी मौत से ख़त्म हो गया। 1989 के प्रथम 3 महीनों में बहुगुणा नए राजनीतिक समीकरण के निर्माण में लगे थे। जनता में उभरता असंतोष उनकी ओर उन्मुख होता नजर आता था, लेकिन 5 दशकों तक राजनीति का ये चमकता सितारा इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर इस बार ऐसा बीमार पड़ा कि मौत से पराजित हो गया। पिताजी ने कभी हमको ये महसूस नहीं करने दिया कि वे हमारे लिए चिंतित नहीं है। हमारी छोटी छोटी बातों में वो खुशी लेते थे और आजीवन उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें हमेशा, चाहे हमारे सुख हो या दुख हो, उसमें उन्होंने भागीदारी निभाई थी। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि वे एक आदर्श पिता थे। मेरे पिताजी का मूल उद्देश्य देश की सेवा था। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गरीबों की लड़ाई आजीवन लड़ी। और स्वाभाविक है, जैसे हिंदू संस्कृति में है कि संस्कारों का प्रभाव होता है, तो मेरे पिता के आदर्श संस्कार के रूप में मेरे जीवन में समाहित हो गए हैं और मेरी समझ से वह आजीवन मेरे साथ रहेंगे और उनकी दिखाई हुई पंक्ति पर चलना मेरा कर्तव्य है। और आज जबकि उनकी मृत्यु हुए लगभग 9 साल होने को आए हैं, इस समय भी हर व्यक्ति कहेगा कि बहुगुणा जी जैसा बड़ा समाजवादी, गरीबों का मसीहा और इलाहाबाद के लिए करने वाला दूसरा नेता नहीं हुआ। उनकी ख्याति शिक्षकों में, कर्मचारियों में, लेबर क्लास में, किसी भी क्लास में आप चले जाइए, बहुगुणा जी को एक मसीहा के रूप में देखा जाता है। तो स्वाभाविक है कि मेरी जीत और मेरी जो आज स्थिति समाज में है, उसमें बहुत बड़ा एक योगदान मेरे पिता की छवि का भी है। मैं मात्र एक पुत्री नहीं, एक इतिहास की प्रवक्ता भी हूँ और मेरा अनुभव यह कहता है कि जितने भी विश्व के महान नेता हुए हैं सब कंट्रोवर्शियल हुए हैं। तो यह तो कोई नवीन बात नहीं है, परंतु एक बात मैं बहुत ही जोरदारी के साथ कहना चाहूँगी कि मेरे पिता ने आजीवन अपने सिद्धांतों और विचारों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। इसलिए उनके राजनीतिक जीवन का अवलोकन अगर ठीक से किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि उनकी लड़ाई हमेशा समाजवाद की, धर्मनिरपेक्षता की और गरीबों की रही है। एक बहुत ही मार्मिक क्षण है मेरे पिता के जीवन का, जो कि मुझ पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डाल गया है। जिस समय वे अपने अंतिम शल्य चिकित्सा के लिए अमेरिका जा रहे थे और हम लोग घर से बाहर निकले,
तो मेरे पिताजी बहुत देर तक जमीन की ओर देख रहे थे और फिर उन्होंने माटी उठा के माथे से लगाई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा पता नहीं कि इस माटी मुझे फिर से छूने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन्हें अपने देश से बहुत प्रेम था और समाज के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव था। ये बात मुझे जीवन भर छू गई है और मेरे ख्याल से ये एक प्रेरणा का भी स्रोत है कि एक व्यक्ति पूरे जीवन कैसे अपने आप को देश से और समाज से बांध सकता है और अपने समर्पण के भाव रख सकता है। 17 मार्च 1989 भारत में होली का पर्व था। बहुगुणा का पार्थिव शरीर भी उस दिन अमेरिका में और आत्मा भारत में अपने करोड़ों देशवासियों के साथ थी। जो कुछ होना था हो गया था। बहुगुणा वर्तमान से अतीत में बदल गए थे, लेकिन ये एक ऐसा अतीत है जिसके दर्शन में भारत के सुनहरे भविष्य का सपना जीवंत बना हुआ है। अब प्रतीक्षा है इस सपने के साकार होने की, और वही दिन होगा जब देश केवल बहुगुणा को नहीं बल्कि उनसे पहले और उनके बाद के उन तमाम नायकों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देगा जिन्होंने भारत के महान भविष्य का सपना संजोया और इसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने से नहीं चूके। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम।